जैसे जैसे बाकेलाल अपनी शरारतों के साथ बड़ा हुआ वैसे वैसे वह प्रसिद्ध भी होता गया। उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखकर राजा विक्रम सिंह ने बाकेलाल को राजमहल में खाने पर बुलाया। अभी खाना शुरू ही हुआ था कि बाकेलाल के मन में शरारत के कीड़े कुलबुलाने लगे। अगर हम राजा के मन में मंत्री के खिलाफ कुछ चारा सरस बो दें तो हमारे वारे न्यारे हो सकते हैं। तभी राजा विक्रम सिंह ने कहा, क्या सोचने लगे बाकेलाल? यदि कोई विचार मन में हो तो निसंकोच कहो। बाकेलाल मौका देखते ही बोला, मेरा मतलब गुस्ताखी माफ़ महाराज, मगर ये बात तो एकदम ही सच है कि हमें यहाँ एक कैदी की तरह लाया गया है। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, क्या मतलब है बाकेलाल, तुम कहना क्या चाहते हो? अब क्या बताएं महाराज, हमारी तबीयत ना दरअसल आज कुछ ख़राब है और हम यही बात मंत्री धर्म सिंह को बता बता के परेशान हो गए, लेकिन वो ससुरा हमें कुछ नहीं सुना। वो हमें अपमानित कर कर के यहाँ पर घसीट कर लाया महाराज। यह सुनते ही विक्रम सिंह तिलमिला उठा और कहा, क्या ऐसा बुरा व्यवहार राज अतिथि के साथ? ठीक है, धर्म सिंह की इस गुस्ताखी की सज़ा हम उसे कल राज दरबार में देंगे। दूसरे दिन राज दरबार में, धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के भी बावजूद कल बाकेलाल को लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। गुस्ताखी माफ़ महाराज, लेकिन मेरे कई बार आग्रह करने के बावजूद भी यह हमारे साथ आने को तैयार ना थे। बीमार होने का बहाना बना रहे थे, अतः विवश होकर खामोश धर्म सिंह, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुमने न केवल राज अतिथि का अपमान किया है बल्कि राज आज्ञा का उल्लंघन भी किया है। इसकी सजा के तौर पर हम तुम्हें मंत्री पद से निकालते हैं धर्म सिंह। बाकेलाल मनी मन खुश होकर बोला, अब आया है मजा। कम वक्त बाकेलाल से अड़ता था, कह रहा था जल्दी दरवाजा खोलो वरना दरवाजा ही तोड़ देबो। बड़ा आया मंत्री का बच्चा। अभी बाकेलाल का ध्यान राजा की ओर गया जो कुछ चिंतित नजर आ रहे थे। बाकेलाल ने मौका देखते ही चिंता का कारण पूछ डाला, हाँ बाकेलाल, हमें धर्म सिंह जैसे वफादार एवं बुद्धिमान मंत्री को दरबार में अपमानित करके निकालने में बहुत दुख हुआ है। फिर विक्रम सिंह ने गहरी चिंता में डूबते हुए कहा, उफ, अब मैं इतना जिम्मेदारी वाला पद किसे सौंपूं? धर्म सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी विक्रम सिंह के राज्य का विशेष सलाहकार हसमुख बोला, अमामिया महाराज की जय हो। आपको इस विषय में ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। हसमुख लाल जी, ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने धर्म सिंह के साथ अन्याय कर दिया है। नहीं महाराज, हमें नहीं लगता कि आपने कुछ अन्याय किया है, बल्कि आपने तो राज अतिथि के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को उचित दंड दिया है, राज धर्म का पालन किया है। मगर अब मंत्री पद के लिए जो योग्य आदमी की तलाश की समस्या है उसका क्या होगा? अमा महाराज, इसका हल मेरे पास है। अभी धर्म सिंह का भाई अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण करके लौटा है। हमें उसे वैसे भी कोई ना कोई पद राज्य में देना ही था, क्यों ना हम। ओह हसमुख लाल, वाकई ये बहुत अच्छा विचार है। करम सिंह को मंत्री बनाने के बाद मेरे मन से धर्म सिंह को हटाने का बोझ कुछ कम हो जाएगा। और अगले ही पल नया मंत्री पद करम सिंह को दे दिया गया। करम सिंह की जय जयकार गूंज उठी और इधर बाकेलाल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ओ ससुर के नाती बाकेलाल, अब तो तेरी कौनो खैर नहीं बा। तो ही नया मंत्री अपने भाई का बदला तुझसे लेबे ही करेगा। तभी बाकेलाल के मन में न जाने क्या विचार आया और वाह वाह, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज के जैसी न्यायप्रियता कहीं नहीं देखी। महाराज की जय हो। बाकेलाल महाराज की जय जयकार लगाने लगा। इतनी ज़्यादा चापलूसी देखकर विक्रम सिंह को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने बाकेलाल से पूछा, इस सब का क्या मतलब है बाकेलाल? गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, मगर मैंने आपकी न्यायप्रियता की काफ़ी तारीफ सुनी थी और इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि धर्म सिंह ने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं आपके न्याय के अंदाज को देखना चाहता था। यह सब सुनकर राजा विक्रम सिंह निराश हुए और बोले, उफ बाकेलाल, ये तुमने मेरी और मेरे न्याय की बहुत कठोर परीक्षा ली है। तुम नहीं जानते, तुमने अनजाने में ही सही मगर निर्दोष धर्म सिंह पर किया तो अत्याचार ही है।
तनिक का हुआ महाराज, आपने फिर से मंत्री का कार्यभार सौंप दीजिए। नहीं बाकेलाल, यह अब संभव नहीं। अब हम मंत्री का पद उसके छोटे भाई करम सिंह को दे चुके हैं। अब हम उसे अकारणीय मंत्री पद से नहीं हटा सकते। इस पर भी बाकेलाल ने चापलूसी में कुछ कमी नहीं छोड़ी और कहा, वाह क्या न्यायप्रियता है महाराज। इधर विक्रम सिंह के होठ चिंता में पीले पड़ चुके थे। वह सोच रहे थे कि अब वो धर्म सिंह के साथ क्या न्याय करें। ऐसा होता देख हसमुख, जो कि राज का विशेष सलाहकार था, उसने फिर से एंट्री मारी और कहा, महाराज आपको इस बात पे भी कतई चिंता नहीं व्यक्त करनी चाहिए। महाराज हमारे महामंत्री 1 माह में वैसे भी सेवा निवृत्त होने वाले हैं और उन्होंने 1 माह की अपने तबीयत खराब होने के कारण अर्जी दे के रखी हुई है। विक्रम सिंह को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही भोले अंदाज में हसमुख से पूछे, तुम कहना क्या चाहते हो हसमुख? इस पर हसमुख सोचा, हाँ इसको किसने राजा बना दिया, इसे कुछ समझ में भी नहीं आता। और फिर बोला, महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भूतपूर्व मंत्री हैं धर्म सिंह जी, वो इस पद के लिए एकदम योग्य हैं। तब जाकर विक्रम सिंह की ट्यूबलाइट चमकी और उसने कहा, वाह हसमुख, तुम हमारे सच्चे सलाहकार हो। तुम हमें समय समय पर अच्छी सलाह देते हो। ये तो मेरा कर्तव्य है महाराज, हसमुख कृतज्ञता से बोला। फिर क्या था, शीघ्र ही सारी तैयारियां करवाई गई और धर्म सिंह को महामंत्री बनाया गया। बाकेलाल सोचने लगा, चलो जान बची तो लाखों पाए। शाम को बाकेलाल के कक्ष में दोनों भाई धर्म सिंह और करम सिंह उपस्थित हुए। बाकेलाल पहले तो चौंक गया, हड़बड़ाने लगा। फिर धर्म सिंह बोले, बाकेलाल जी आप तो वाकई महान हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं है, बाकेलाल हकबकाते हुए बोला। बाकेलाल की कृतज्ञता देखकर धर्म सिंह बोले, महान व्यक्ति की यही पहचान होती है, उन्हें अपनी तारीफ अपने मुंह पर अच्छी नहीं लगती बाकेलाल जी। खैर हम दोनों भाइयों की तरफ से यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। बाकेलाल मनी मन खुद की किस्मत को शाबाशी देते हुए सोचने लगा, वाह वाह बाकेलाल, किस्मत हो तो भैया तुम्हारा जैसी। बस फिर क्या था, बाकेलाल जो राज अतिथि थे उनका राज सम्मान होता रहा, शाही पकवान आते रहे और बाकेलाल मौज मस्ती छानता रहा। एक दिन दरबार में एक पहरेदार ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। द्वारपाल क्या कहना चाहते हो? विक्रम सिंह ने पूछा। महाराज उधमपुर के राजदूत पधारे हैं, वो अपने महाराज उधमी सिंह जी का आपके लिए संदेशा लाए हैं। फिर राजा विक्रम सिंह ने उधमपुर के राजदूत हरा भरा सिंह को आमंत्रित करते हुए पूछा, कहिए राजदूत जी कैसे आना हुआ? जैसे ही राजदूत ने संदेशा पढ़ा तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। संदेश में लिखा था कि विशालगढ़ के राजा को यह सूचित किया जाता है कि हम उधमी यानी उधमपुर के राजा आपको चेतावनी देते हैं कि आप स्वेच्छा से अपने राज्य को हमारे अधीन कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। यह सब सुनते ही विक्रम सिंह आग बबूला हो उठे। राजदूत हरा भरा सिंह, जाओ और उधमी से कह दो कि हमसे युद्ध भूमि में पूरी तैयारी के साथ मिले। और हरा भरा सिंह के वहाँ से जाते ही विक्रम सिंह ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति आप युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कीजिए। तभी मंत्री धर्म सिंह चिंतित स्वर में बोले, महाराज उधमपुर के पास तो हमसे दुगनी या तिगुनी सेना है। हम जानते हैं धर्म सिंह, और सच पूछो तो हम युद्ध के पक्ष में कतई नहीं हैं। अगर उधमी सिंह ने ऐसा संदेश देकर विशालगढ़ को ललकारा है और इस ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना ही है। तभी कहीं से आवाज़ आई, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मगर विक्रम सिंह ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। यह घटना जब बाकेलाल को पता चली तो उसके होश फाख्ता हो गए। वह सोचने लगा, अरे राम राम राम, बाकेलाल लगता है तोहार मज्जा मौज मस्ती का दिन इधर ख़त्म। इधर की गर्मा गर्मी सुनकर तो लगता है युद्ध होइबे ही करेगा। और ये मुच्छड़ की सेना भी तो आधी है, खुद भी मरेगा, हमाओ मरवाएगा। बाकेलाल तुरंत ही दुविधा में पड़े महाराज के पास पहुंचा और बोला, अच्छा महाराज, अब हम आपकी इजाज़त लेते हैं। महाराज ने बाकेलाल से कारण पूछा तो बाकेलाल बोला, बस महाराज हमें लगता है हमारी और खातिरदारी हो नहीं सकती। मेरा मतलब बहुत खातिरदारी हो गई हमारी। मैं कब तक आप पर बोझ बना पड़ा रहूँगा, अब मुझे घर वापस लौटना चाहिए। महाराज उदास स्वर में बोले, हाँ बाकेलाल सो तो है, यदि तुम इस युद्ध में हमारे साथ रहते तो शायद तुम्हारी बुद्धि और सुझाव से हमारी सेना को कुछ लाभ पहुंचता।
वो महाराज, मैं चलता तो ज़रूर, पर क्या तबीयत थोड़ा बाकेलाल को ऊल जलूल बहाना बनाता देख महामंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए बोला, जो भी हो बाकेलाल जी, आपको इस समय तो हमारी महाराज की बात मानकर राज्य की जनता का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। महाराज भी बोले, हाँ बाकेलाल, महामंत्री जी ठीक कहते हैं। बाकेलाल ने सबके दबाव में आकर हामी भर दी और मनी मन सोचने लगा, साले ज़बरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। फिर कुछ ही दिनों में दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं और 3 दिन बाद बिगुल बजने का इंतज़ार करने लगी। और इधर न चाहते हुए भी लगभग विवश सा बाकेलाल युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ सोच रहा था, हे भगवान, मुझे अभी नहीं मरना है, हमें बचा लियो। साथ ही साथ बाकेलाल अपनी उल्टी खोपड़ी में कुछ ऐसी योजना के ताने बाने बुनने लगा ताकि उसकी इस जंजाल से मुक्ति हो। होना क्या था, बाकेलाल की उल्टी खोपड़ी में कुछ युक्ति सूझी। वह जोर से अपने तंबू में उचका और फिर तंबू से बाहर चला गया। फिर कुछ ही देर में बाकेलाल भंडारे में पहुंचा जहां सैनिकों के लिए खाना पक रहा था। वहां उसने खाने में कुछ मिला दिया, मगर बाकेलाल इस बात से बेखबर था कि उसे ये सब करते हुए एक सैनिक ने देख लिया था। अपनी योजना का प्रथम चरण सुचारू रूप से पूरा करने के बाद बाकेलाल ने चैन की सांस ली और सोचने लगा, अब आएगा मज़ा। जैसे ही सैनिक भोजन करेंगे तो फिर वो दस्त में पस्त हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें मस्त रूप में जमाल गोटा मिला दिया है। बस फिर क्या रहेगा, पूरी सेना नीले गगन के तले हाथ में लोटा लिए बैठी रहेगी और मैं चुपके से उधमी सिंह के पास चला जाऊंगा। उधमी सिंह को मैं मेरे इस पराक्रम का पूरा बखान अच्छी तरह से कर दूंगा। फिर उधमपुर की सेना आनन फानन में आक्रमण कर देगी और अपनी विजय के बाद राजा उधमी सिंह मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। मना कर रहा था मुच्छड़ से कि मुझे मत लेके चलो युद्ध के मैदान में। अब पता चलेगा उसे कि बाकेलाल किस हस्ती का नाम है। उधर बाकेलाल हवा में महल बना रहा था और इधर सैनिकों की टोली। जैसे ही सैनिक भोजन करके उठे, जमाल गोटे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और अगले ही क्षण सारे सैनिक हाथ में लोटा लिए जंगल की ओर भागे। मालूम ये था कि कुछ ही देर में राजा विक्रम सिंह की सेना इस तरह नजर आ रही थी जैसे मानो वर्षों के रोगियों को उन्होंने सैनिक बना रखा हो। स्थिति को हाथ से निकलता देख इस बारे में राजा विक्रम सिंह को इत्तला किया गया। सैनिक जाकर राजा जी को बोला, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे सारे सैनिकों को दस्त की भयंकर बीमारी ने ग्रस्त कर दिया है। महाराज ने आश्चर्य में पूछा, क्या क्या कहते हो जवान? तभी वह जवान अपने आप को बेकाबू पाता हुआ बोला, महाराज मैं ठीक कह रहा हूँ, भागो भागो। जवान की पाद की गंदी बास ने राजा विक्रम सिंह को यह दिलासा दिला दिया कि समस्या बहुत गंभीर है। राजा जी चिंता में सोचने लगे, हे भगवान, पराजय तो निश्चित थी, मगर इतनी गंदी जिल्लत भरी बदबूदार पराजय। राजा ने फिर कुछ देर सोचकर महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, हमें पता चल गया है कि हमारी सेना को क्या हुआ है, कृपया इस कारण का पता लगाएं। जब महामंत्री ने सैनिकों के खेमे में जाकर पूछताछ प्रारंभ की तो वह सैनिक सामने आया जिसने बाकेलाल को कुछ मिलाते हुए देखा था। वह डरता हुआ बोला, जी हुजूर, मैंने सुबह बाकेलाल जी को भोजन में कुछ मिलाते हुए देखा था। सुनते ही धर्म सिंह आग बबूला हो गए। क्या बकते हो जवान, भला बाकेलाल जी क्यों कुछ मिलाने लग गए भोजन में? सैनिक बोला, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। फिर महामंत्री जी सोचने लगे, भला यह सैनिक क्यों झूठ बोलने लगा बाकेलाल जी के खिलाफ? मुझे भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पहले तो इस बात की इत्तला मैं राजा जी को कर देता हूं। महामंत्री से सारी कथा सुनने के बाद विक्रम सिंह बोले, क्या बकते हो धर्म सिंह, भला बाकेलाल ऐसा क्यों करने लगा? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मगर महाराज, उस सैनिक ने खुद ही बाकेलाल को पकते हुए भोजन में कुछ मिलाते हुए देखा था अपनी आंखों से। महाराज, मेरे ख्याल से तो सबसे पहले राजवैद्य से हमें भोजन का परीक्षण करवा लेना चाहिए ताकि आगे सही निर्णय ले सके। जो चाहो वो करो महामंत्री,
हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। फिर महामंत्री के आदेशानुसार राजवैद्य को बुलाकर उसे सब कुछ बताया गया। राजवैद्य अपनी परीक्षण में लीन होकर शाम तक उसने राजा के सामने प्रकट होकर अपना निर्णय सुनाया। महाराज, इस खाने में तो बहुत अधिक मात्रा में जमाल गोटा मिलाकर रखा हुआ है। सुनते ही विक्रम सिंह तिलमिलाते हुए बोले, नीच कमीने पापी बाकेलाल, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि। विक्रम सिंह ने तुरंत आदेश दिया, महामंत्री जी, बाकेलाल को फौरन बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। उधर बाकेलाल 9-11 होने के फिराक में अपने तंबू से बाहर निकला। अब हमारा यहाँ का काम तो खत्म, अब हमें यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। अब हम उद्यमी के पास जाकर उसे यहाँ की पूरी जानकारी देंगे और फिर। बाकेलाल की सोच पूर्ण भी नहीं हुई थी कि उसके सामने धर्म सिंह प्रकट हुए और बोले, खबरदार बाकेलाल, सैनिकों पकड़ लो इसे, ये कहीं भाग के जाने ना पाए। बाकेलाल एकाएक हकपका गया। अरे अरे धर्म सिंह जी, क्या कर रहे हैं आप? बाकेलाल, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुमने न केवल हमारे राजा के साथ गद्दारी की है, बल्कि पूरे राज्य के साथ नमक हरामी भी की है। हमें पता चल चुका है कि तूने हमारी सेना को जमाल गोटा खिला दिया है और अब तूने हमें लगभग जीते जी मार डाला है दुष्ट। क्या बकते हो धर्म सिंह जी? क्या आप हमें जानते नहीं कि हम यहाँ के राज अतिथि हैं? अभी हम आपकी शिकायत राजा से कर देंगे तो राजा आपकी। दुष्ट नमक हराम, मैं तुझे राजा के आदेश पर ही गिरफ्तार करने आया हूँ। एक सैनिक ने तुझे जमाल गोटा मिलाते हुए देख लिया था। फिर जैसे ही बाकेलाल को महाराज के सामने पेश किया गया तो महाराज गुस्से में तिलमिला उठे। बोल नीच, तूने ऐसा क्यों किया, बता। बाकेलाल कुछ सफाई पेश कर पाता उससे पहले ही महाराज बोले, खामोश हो जा। तूने न सिर्फ मेरे साथ बल्कि पूरे अपने राज्य के साथ और अपने साथियों के साथ गद्दारी की है। इसका तुझे सबक जरूर मिलेगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, रहम रहम महाराज। महामंत्री जी, इसे हमारी आंखों के सामने से ले जाइए। कल सुबह युद्ध शुरू होने के पहले इसका गला हम स्वयं काटेंगे। बाकेलाल चीखता रह गया, महाराज रहम नहीं, महाराज नहीं, रहम। दुश्मन के खेमे में राजा उद्यमी सिंह के सामने उधमपुर के जाने माने जासूस पोपटलाल और चौपटलाल खड़े थे। राजा उद्यमी सिंह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। पोपटलाल, चौपटलाल, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है कि आप दोनों एकदम विलक्षण बुद्धि वाले हैं। बल्कि ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप हमारी सेना की रीढ़ की हड्डी हैं। यह तो आप दोनों द्वारा लाई गई दुश्मन सेना की गुप्त जानकारी ही है, जिसके कारण हमने अभी तक बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त कर दिया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि अभी आप एकाएक बाहर निकल जाएं। मेरा मतलब विशालगढ़ की सेना की जानकारी हमारे पास लेकर आएं, ताकि हम उनसे भी जीतने में कोई तकलीफ ना हो। फिर पोपट और चौपट ने राजा के आदेश का पालन करते हुए विशालगढ़ की सेना की ओर रुख किया ताकि सेना का जायजा ले सके। अभी वो दोनों आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि उनकी नज़र एकाएक विशालगढ़ के सैनिकों पर पड़ी। अरे भाई पोपट, वो देखो विशालगढ़ के सैनिक, लगता है हम लोग उनकी नज़र में आ चुके हैं। नहीं भाई चौपट, वो लोगों के हाथों में लोटा है। मुझे लगता है वो लोग नित्य कर्म से निपटने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। पोपट भाई, तुमने तो एकदम ही सही कहा, लेकिन अब मेरे मन में एक बहुत ही धांसू विचार आ रहा है। क्यों ना हम यहीं किसी पेड़ के ऊपर बैठ जाएं और सारे नित्य कर्मों से निपटने के लिए जाते हुए सैनिकों की गिनती कर लें। इससे हमारा आराम से पूरी सेना का जायजा हो जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों चढ़ पड़े पेड़ के ऊपर और गिनने लगे सैनिकों को। लेकिन ये तो विशालगढ़ के सैनिक थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाकेलाल की खुराफात के कारण एक सैनिक, एक टुकड़ी जाए तो दूसरी आए, दूसरी जाए तो तीसरी आए, तीसरी जाए तो पहली आ जाए, और पोपट और चौपट उनको गिनती में गिनते जाएं। आखिरकार चकरा कर दोनों ने एक दूसरे से वार्तालाप शुरू की। भाई पोपट, तुम्हें क्या लगता है ये कितने सैनिक हो गए अभी तक? यही कुछ 60-70 हजार, मगर हमारे पास तो केवल 15-20 हजार ही सैनिक हैं। ये तो लगभग हमसे 4 गुने 5 गुने सैनिक हो गए।
लगता है हमारा पिछला अनुमान गलत था। मेरे ख्याल से हमें राजा जी को जाके सब कुछ फट बता देना चाहिए। मगर चौपट, यह भी तो हो सकता है कि विक्रम सिंह ने पड़ोसी देशों से मदद मांगी हो और इसीलिए अब उसके सैनिक इतने ज़्यादा हो गए हों। वही कहा भाई पोपट, हम चल के राजा जी को यही सब बताते हैं, चलो जल्दी। फिर क्या था, पोपट और चौपट तेजी से राजा उधमी सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सारा अपना आंखों देखा हाल बता दिया। ये सब सुनते ही उधमी सिंह चौंक गया और वो सोच में पड़ गया। सोचने लगा, अगर कल मेरा युद्ध विशालगढ़ से हुआ तो इस हिसाब से तो मेरी पराजय एकदम निश्चित है और पराजय से मेरी नाक भी कट जाएगी। एकाएक कुछ सोचकर राजा उधमी सिंह बोल पड़ा, तुम दोनों अभी राजदूत हराभरा सिंह के साथ राजा विक्रम सिंह के पास मेरा संदेशा लेके जाओ। उधर विक्रम सिंह के खेमे में, महाराज की जय हो, आपसे उधमपुर के राजदूत और 2 जासूस मिलना चाहते हैं। पर क्यों? जाओ उनसे कह दो कि हम हर हालत में युद्ध करने के लिए तैयार हैं, परिणाम चाहे जो भी हो, राजा विक्रम सिंह ने गुस्से में कहा। तभी पोपट, चौपट और हराभरा सिंह तीनों अंदर आ जाते हैं। महाराज की जय हो, पर बिना अनुमति अंदर आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। पोपट बोला, अभी राजा तिलमिलाए हुए ही थे, उन्होंने कहा, मैंने कह दिया ना, युद्ध होकर ही रहेगा। तभी हराभरा सिंह राजदूत बोला, मगर महाराज, हमारे राजा ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली है, उन्होंने यह संधि पत्र साथ में भेजा है। वैसे तो महाराजा विक्रम सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह तिलमिला कर बोले, तुम ही पढ़ो ये संधि पत्र, तुम ही बताओ क्या लिखा है तुम्हारे महाराज ने। हराभरा सिंह ने पत्र पढ़ना शुरू किया। विशालगढ़ के राजा मेरे बड़े भाई समान राजा विक्रम सिंह को उनके छोटे भाई समान उधमी सिंह का प्रणाम। आगे पत्र भेजने का कारण हमारी अज्ञानता थी, हमें पता नहीं था कि आप हमसे दुगने तिगने शक्तिशाली हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। आशा है कि एक राजा का बढ़ा हुआ हाथ थामकर आप हमारे इस पत्र को मान देंगे। आपका उधमी सिंह। पत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन राजा विक्रम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने आखिरकार अपने ऊपर काबू करके राजदूत को प्रश्न पूछ ही डाला, पर यह आपके महाराज को कैसे पता चला कि हम उनसे दुगने तिगुने शक्तिशाली हैं? महाराज, आपकी इस बात का जवाब तो हमारे अव्वल दर्जे के जासूस पोपट और चौपट ही बता सकते हैं। फिर क्या था, पोपट और चौपट ने जंगल में लोटे गिनने की कहानी सुना डाली। जंगल में सैनिकों की टुकड़ी लोटा लेकर आती गई और पेड़ पर बैठे पोपट और चौपट सैनिकों को गिनते गए। विक्रम सिंह ने कुछ विचार किया और जवाब दिया, ठीक है, आपके राजा जी को कह दीजिए कि हमें उनकी मित्रता स्वीकार है। से ही विक्रम सिंह का खेमा खाली हुआ। उन्होंने सबसे पहले धर्म सिंह से कहा, तो इसका मतलब धर्म सिंह बाकेलाल ने हमारी इज्जत बचाने के लिए ये सब किया था? धर्म सिंह ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, लगता है महाराज, खाने में जमाल गोटा मिलाना बाकेलाल की पूर्व नियोजित योजना थी। वाह, क्या शानदार बुद्धिमत्ता पूर्ण योजना थी बाकेलाल की। हाँ महाराज, और हम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे बाकेलाल के साथ कितना बुरा सलूक किया। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, पर हमने उसे कहने ही नहीं दिया। ठीक कहते हो महामंत्री, राजा विक्रम सिंह ने कहा, हमें बाकेलाल से माफ़ी मांगनी चाहिए। कैद में बाकेलाल ईश्वर को याद कर रहा था और खुली आंखों से सपने देख रहा था। वह यही देख रहा था कि विक्रम सिंह आके उसे मारने वाले हैं। बाकेलाल से क्षमा मांगने आते हुए विक्रम सिंह को बाकेलाल की चीख पुकार सुनकर रहा नहीं गया। वो दौड़कर उसके पास आए और पूछे, क्या हुआ बाकेलाल, तुम क्यों चीख रहे हो? बाकेलाल अभी भी सपने में ही था। वह बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। और बाकेलाल महाराज के पैरों में गिर पड़ा। यह सब देखकर विक्रम सिंह बोले, अरे क्या करते हो बाकेलाल, क्षमा तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। यह सुनते ही बाकेलाल के तेज दिमाग को एक झटका लगा और वह मनी मन सोचने लगा, बेटा बाके, कछु मत बोलो, चुपचाप सुनते रहो और देखो ये क्या बोलते हैं। हाँ बाकेलाल, तुम्हारी ही दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय से हमारी जान बची है, और हमें नहीं मालूम था कि भोजन में जमाल गोटा मिलाना तुम्हारी चतुराई भरी योजना का एक अंग है। धर्म सिंह ने भी कुछ जोड़ा, बाकेलाल जी, हमने आपसे बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमें कृपया क्षमा कर दीजिए। बाकेलाल तो इस प्रकार खड़ा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। यह देखकर विक्रम सिंह बोले, क्या हुआ बाकेलाल, क्या तुमने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया? बाकेलाल बोला, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए महाराज।
बस फिर क्या था, ये बात सारे सैनिकों को बताई गई। सारे सैनिक भी खुश थे कि बाकेलाल जी ने उनके पेट को थोड़ी सी तकलीफ देके उनके प्राणों की रक्षा की है। और सब लोग खूब ठहाके मार मार के हंस रहे थे कि योजना तो बहुत ही धांसू थी। आखिरकार बाकेलाल को राजा विक्रम सिंह ने सबके सामने सम्मानित किया और कहा, बाकेलाल जी, आपकी सूझबूझ की वजह से आज हमने बिना युद्ध लड़े ही युद्ध जीत लिया है और इनाम के तौर पर हम आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। बाकेलाल मन ही मन सोचने लगा, ये मुच्छड़ कितना कंजूस है, हमको 2000 स्वर्ण की मुद्राएं दे रहा है। उधम सिंह के राजा होते तो अभी 2-4 गांव दे देते। उधर विशालगढ़ के सैनिक और प्रजा बाकेलाल के मन में आई हुई बातों से अनभिज्ञ बाकेलाल की जय जयकार कर रहे थे। कहानी समाप्त। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी।